नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वज़ीर-ए-आज़म का आज 3 ममालिक का बैरूनी दौरा। तीनों ममालिक में कई अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के तौहीन का इल्जाम। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने का किया मुतालबा। कांग्रेस के स्टेज से किसी ने भी मोदी के खिलाफ नहीं किए रिमार्क्स। हुकूमत जानबूझकर पार्लियामेंट में पैदा कर रही है खलल, प्रियंका गांधी का इल्जाम। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर का हक देने में नाकाम। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुकूमत के हवाले न करने पर उमर अब्दुल्ला की तनकीद। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 3 ममालिक के बैरूनी दौरे पर होंगे। ये दौरा हिंदुस्तान के मफादात को मगरबी एशिया से अफ्रीका तक ले जाएगा। इनका पहला पड़ाव उर्दन होगा, जहां वो हिंदुस्तान के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वहां से वो 18 दिसंबर को हिंदुस्तान रवाना होने से पहले इथोपिया और फिर ओमान में हिंदुस्तान के लिए मौक़े तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे का आगाज़ उर्दन से कर रहे हैं, जो इस मगरबी एशियाई ममालिक का इनका पहला 2 तरफ़ा दौरा है। वो उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोम इब्न अल हुसैन की दावत पर 15-16 दिसंबर को यहाँ रहेंगे। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक उर्दन पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी शाह अब्दुल्लाह दोम से मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तान उर्दन ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इन मुज़ाकरात में मगरबी एशिया में बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन, तवानाई की शराकत और उभरते हुए इक़्तिसादी मौक़े का अहाता करने की भी तवक्को है। पीएम मोदी का यह दौरा हिंदुस्तान और उर्दन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के दौरान आया है। तो पीएम मोदी का आज से उर्दन का दौरा शुरू हो रहा है, जिसको लेकर वहां पर मौजूद हिंदुस्तानी ताजिर बिरादरी है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पीएम का वेलकम करने के लिए वो लोग वहां पर तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उर्दन जा रहे हैं। यह दौरा उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्लाह दोम की दावत पर हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का उर्दन का पहला मुकम्मल 2 तरफ़ा सरकारी दौरा होगा। ये मौका भारत और उर्दन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के साथ भी हम आहंग है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब नई दिल्ली और ओमान के दरमियान आला सतही सियासी रवाबित में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सकाफती शोबों में ताउन को मजीद तक़वियत मिलने की तवक्को है। उर्दन में इस वक्त 17,500 से ज्यादा भारतीय शहरी मुकीम हैं, जो मुल्क की माशी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय बिरादरी खासतौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में सरगर्म है, जिससे दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। Being as an Indian, we are proud to welcome Modi ji to Jordan. Because of Modi ji today, we have the identity worldwide. सब दुनिया में जो आइडेंटिटी जो आज इंडियंस की है, मोदी साहब की वजह से है। We are blessed that Mr. Modi is our Prime Minister. We are really blessed people. After his taking over Prime Ministership in the last 11 years, India is growing like a crazy. We got big identity worldwide, and he's become like a #1 leader of the world. उर्दन के गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी नुमाया है, जो मुल्क की मजमूई बरामदात का तकरीबन 5वां हिस्सा है। क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल जोन्स में भारतीय नजात तकरीबन 15 गारमेंट्स कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें मजमूई तौर पर करीब $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है। इन कंपनियों के ज्यादातर पैदावार उर्दन के तरजीही तजारती मुआहदों के तहत बरामद की जाती है। इंडियन से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, ज्वेलरीज है, गारमेंट इंडस्ट्रीज में है, बड़े गारमेंट का इम्पैक्ट, गारमेंट का सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी इंडियन है, सनल कुमार। ओके, हमने एक कंपनी स्टार्ट किया 6 साल पहले, स्टार्ट किया था वेरी स्मॉल स्केल में, ओनली 380 आदमी। आज के डेट में हमारे पास हमारी 2 फैक्ट्री है और 2 फैक्ट्री मिला के तकरीबन 2400 आदमी लोग अभी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान ओमान में भारतीय बिरादरी के अरकान से मुलाकात मुतवक्का है, जहां वो ओवरसीज भारतीयों से खिताब करेंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
मुंसिफ टीवी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आखिरी हफ्ता आज हंगामा आरआई के साथ शुरू हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के साबिक अरकान पार्लियामेंट के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम पढ़कर सुनाए। अरकान ने इनके एजाज में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसके बाद पीएम मोदी के मुबैना तौहीन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। राज्यसभा में कायदे-ए-ऐवान और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इसके बाद मरकजी पार्लियामानी उमूर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुबैना तौहीन का मामला उठाया। इन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी के एक रुकन ने मुखालफिन के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सख्त एतराज़ का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी लीडर से माफ़ी मांगने को कहा और बीजेपी लीडर ने ऐसा ही किया। कांग्रेस के एक रैली में पीएम मोदी की मुबैना तौहीन का हवाला देते हुए रिजिजू ने कहा कि कल कांग्रेस की रैली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए कब्र खोदने की बात हुई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सियासत के निचली सतह पर जा चुकी है। पार्टी क़यादत को इस वाक़े के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस की रैली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ लगाए गए मुबैना नारों पर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस लीडर ने स्टेज से ऐसा बयान नहीं दिया। बाद में मालूम हुआ कि ये नारा भीड़ में से किसी ने लगाया था या किसी कारकुन ने, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि वो शख्स कौन था। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि मसला पार्लियामेंट में क्यों उठाया जा रहा, जबकि ये वाज़ेह नहीं है कि नारा किसने उठाया। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाना चाहती। इन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई आलूदगी पर बहस का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत इस बहस को होने नहीं दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरा मुल्क देख रहा है कि अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाना चाहता है और अवामी मसाइल पर बात करना चाहता है। ताहम इन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई चलाने नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझकर बाहर की बातों को बहाना बनाकर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रही है। आज सारा देश देख रहा है, विपक्ष सदन चलाना चाहता है, हमारा बिजनेस लगा हुआ है, चुनाव सुधार पर चर्चा है, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सदन पे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। पर आज सारा देश देख रहा है कि सत्तारूढ़ दल बिना किसी कारण सदन को उसने, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द हुगलिज्म करके, जानबूझकर डिस्टर्ब किया, सदन नहीं चलने दिया, सदन की कार्रवाई बाधित की। और किस बात पे बाधित की? ये न जाने कितनी रूलिंग्स हैं हाउस की कि सदन के बाहर जो कहा जाएगा उसका संज्ञान सदन में नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, ये भी रूलिंग है कि अगर दूसरे हाउस में कुछ कह दिया गया है तो उसका संज्ञान दूसरा हाउस नहीं लेगा। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। लेकिन आज सारा देश देख ले कि ये भारतीय जनता पार्टी है, पर्यावरण की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, चुनाव में चोरी का इल्जाम लग रहा है, उससे बिहार के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अपोजिशन की वोट चोरी के खिलाफ रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर रद्दअमल जाहिर किया। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के स्टेज से किसी ने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग किसी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो वो कभी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं बना। पप्पू यादव ने कहा कि इससे कबल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उस वक्त
कुछ नहीं किया गया। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा प्रदूषण है। एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। ये 1% लोग जो सदन आते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को क्या लेना देना। मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। सत्ता पक्ष क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। तब तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाय, जेवर, क्या क्या सार, क्या क्या नहीं बोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं कहा? डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या? बाहर का मुद्दा को सत्ता पक्ष सदन ना चलने दे। अब आप सोचिए कि आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा, युवाओं की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा। इसीलिए गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हों, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हो, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो आप समझिए कि सरकार गंभीर नहीं है। इसका बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने गुज़िश्ता रोज दिल्ली में अपोजिशन के वोट चोरी के खिलाफ किए गए एहतजाज में वज़ीर आज़म के खिलाफ रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की। कंगना ने कहा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, इनके खिलाफ इस तरह के बयानात अच्छी बात नहीं। इन्होंने कहा कि इसके लिए अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए, कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी से मुताल्लिक हमने जो चैलेंज हुकूमत को दिया है, इन्हें चाहिए कि उसे पूरा कर दिखाएं। पवन खेड़ा ने कहा कि हुकूमत क़वानीन में तब्दीली करके इन लोगों को ताकत बख्श रही है जो जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अभी शाह बौखलाहट का शिकार है। इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया था, लेकिन इसने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया है। सामने सब कुछ दिख रहा है, कई सबूत पेश कर चुके हैं, आने वाले महीनों में और कई सबूत पेश करेंगे। टेक्निकल लोग भी उसमें बड़ी मदद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनौती हमारी नेता ने दी है, स्वीकार करके बताएं, दिखाएं स्वीकार करके, होश ठिकाने आ जाएंगे बीजेपी के। पूरा देश हमें माफ नहीं करेगा अगर हम इस कानून को दुरुस्त नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो उन लोगों को इम्यूनिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या जवाब दिया? गाली गलौज करके वो जवाब होता है? अपना सिर खुजाल खुजाल के गाली देना ये कोई जवाब होता है? एकदम बौखलाए हुए अमित शाह, क्या जवाब दिया उन्होंने? पॉइंट बाय पॉइंट सवाल हमने चुनाव आयोग से पूछे थे, चुनाव आयोग से जवाब आया नहीं। गृह मंत्री क्या जवाब देंगे उसमें? हमने देखा नहीं अभी, और कौन है क्या बोला इसके बारे में जानकारी नहीं। भाषाई मर्यादा सबको उसका पालन करना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है। उनकी पॉलिटिक्स वो जाने, भाषाई मर्यादा को तोड़ने की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। पंजाब के जालंधर में 3 मुमताज स्कूलों को बम की धमकी मौसूल हुई है। इतला मौसूल होते ही तलबा को फौरी तौर पर घर भेज दिया गया, जबकि पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा। ताम तलाशी के बावजूद अभी तक कोई मुश्तबा शय का पता नहीं चल सका है। एसीपी नॉर्थ जालंधर संजय कुमार ने बताया कि हम तलाशी ले रहे हैं, हमें अभी तक कोई मुश्तबा शय नहीं मिली है।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਐਂਟੀ ਸਬਟੇਜ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। मतलब परेशान हो गए हैं अभी, हर मतलब पिछले हफ्ते भी कितने होर जो कॉल आई सी ना अमृतसर उन्हें की स्कूल वाले ने दसिया नहीं भी इदा कुछ होया, पर मैसेज आया भी एकदम भी ब्लैकआउट होया कुछ होया ना। और अस तो देखो जी आके देख रहे हैं भी स्कूल ने तो देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है जिसका बच्चों ने उन्होंने देता सुन सारे ਨੂੰ, पर ਹੁਣ देखो किन्नी मतलब टेंशन हो जाती है भी की हो रहा की सानू कुछ वैसे कोई नहीं आए, कहते आके ले जाओ, आज छुट्टी जल्दी कर दी है। इस बारे कारण नहीं दसिया, कारण इतने आगे पता लगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर उम्मीदवारों का एहतजाज अफरा तफरी में तब्दील हो गया। एहतजाज के दौरान उम्मीदवारों की पुलिस के साथ हाथापाई भी देखने में आई। इसके बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सियासत में मजहब को शामिल नहीं करना चाहिए कहा। इन्होंने कहा कि कई इदारे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी हमें वापस दी जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक मुंतखब हुकूमत को वापस नहीं दिया गया है। नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस, और इस चीज को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थी हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूं, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर ये इल्जाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें कहीं पर भी दखल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूं ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं, और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, अब वो कहां से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेगुनाह लोग मारे गए, और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूं जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई, लेकिन ये बड़े अफसोस। ऑस्ट्रेलिया से खबर है, सिडनी शहर में तकरीब के दौरान होने वाली फायरिंग में हलाक अफराद की तादाद बढ़कर 15 हो गई, जबकि कम से कम 40 अफराद जख्मी हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया और कहा कि इसका हदफ शहर के यहूदी बरादरी थी। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 10 साल के बच्चों से लेकर 87 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं। पुलिस ने एक हमलावर की शिनाख्त 50 साल शख्स के तौर पर की, जो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे मुश्तबा हमलावर को उसका 24 साल बेटा बताया जा रहा है, जो जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. The Australian Federal Police and ASIO are working closely with New South Wales authorities, and the briefing we've just had, we've had the AFP there, and the AFP Commissioner will return to Australia today. We will dedicate every single resource that is required in responding to this.
To the brave responders, first responders, including ordinary citizens who acted yesterday, thank you for what you do. People rushing towards danger to show the best of the Australian character. That's who we are. सिडनी बीच पर होने वाली फायरिंग के वाक़े के दौरान एक मुसल्लह हमलावर को गैर मुसल्लह करने वाला शहरी अहमद अल अहमद इलाज के बाद अस्पताल में सेहतयाब हो रहा है। अहल खाना के मुताबिक 43 साल के अहमद अल अहमद के बाजू और हाथ में गोलियों के जख्म आए थे, जिनकी इलाज की गई, सर्जरी की गई और अब इनकी हालत मुस्तहकम है। अहमद सिडनी में फ्रूट शॉप के मालिक हैं। इन्होंने जान पर खेलकर एक हमलावर को काबू में किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सरदार पटेल की कौमी यकजहती और मजबूत भारत के लिए दी गई खिदमत को याद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के अमर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। मरकजी वजीर राजू रंजन ने बीजेपी की नई तंजीमी तकर्री पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को पार्टी का नया कारगुजार सदर बनाया गया, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। उनकी यही भाषा है, उनकी यही संस्कृति है। अब इसी संस्कृति पर वो देश का पर राज करने का सपना देख रहा है। हमने तो कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुफ्त ऑफर किया है, टिप्स तो लीजिए कि कैसे जनता का विश्वास तो मिल नहीं रहा है। अब यही सब तक तरह का अनर्गल आरोप जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, इस तरह का आरोप लगाते रहे। नितिन नवीन जी यंग है, काफी युवा है, बहुत। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।